इस वीडियो में हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। ईएमपी पाथवे बोलने का कारण क्यों है, क्योंकि इसको 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। पहला गस्टव एमडन, तो उसका ई उठा लिया। अगला है ओटो मेयरहोफ, उसका एम उठा लिया। और जे परनास। तो इन 3 साइंटिस्ट की वजह से इसको क्या बोला गया, ईएमपी पाथवे बोला गया। क्या बोला गया इसको, ईएमपी पाथवे बोला गया। तो ईएमपी तो उठा लिया पहले वाले साइंटिस्ट से ई, दूसरे का एम, तीसरे का पी, तो इसको बोल दिया गया ईएमपी पाथवे बोल दिया गया। वेरी सिंपल। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो टर्मिनोलॉजी है इसका मतलब क्या है। द टर्म ग्लाइकोलाइसिस हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड ग्लाइकोस फॉर शुगर। तो इसमें शुगर की स्प्लिटिंग को ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है एंड इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज ईएमपी पाथवे, क्योंकि मैंने बता दिया क्योंकि साइंटिस्ट की वजह से है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो क्या है कि इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, जो अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ यही एक प्रोसेस होती है जो रेस्पिरेशन के अंदर होती है। उसके अलावा उनके अंदर और कोई भी प्रोसेस देखने को नहीं मिलती है। तो सबसे पहली जो टर्म अगर मैं आपसे बात करूँ तो फर्स्ट टर्म थी कि ये ग्रीक वर्ड है। क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है और इसमें जो है ग्लाइकोसोल शुगर स्प्लिटिंग के लिए होता है, ईएमपी पाथवे बोला जाता है। और अनएरोब्स में सिर्फ यही एक जो प्रोसेस है वो होती है। इस प्रोसेस के ये जो इसकी जो लोकेशन है वो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, सबके अंदर ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। अगला अगर हम बात करेंगे तो इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन को बोलते हैं हम यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस। और उससे हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिलता है। यानी कि ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलेगा, उसको बोला जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। उसको क्या बोला जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस बोला जाएगा। अगर मैं इस पूरी प्रोसेस की अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो है, यहाँ पे ग्लूकोज उठा लिया। फर्स्ट स्टेप में क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये वाला जो पार्ट है इसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के लिए यहाँ पे लाइन मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर कि हेक्सोकाइनेज यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, हेक्सोकाइनेज यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये होता है हेक्सोकाइनेज की वजह से। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या होगा कि अगला स्टेप हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। ये हो गया इन्वर्टेज की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। तो फर्स्ट एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हुई, फर्स्ट एटीपी कंज्यूम होगी। सेकेंड एटीपी कंज्यूम हुई यहाँ पे जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। तो फर्स्ट और ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ट्रायोस फॉस्फेट का फॉर्मेशंस होंगे, क्योंकि अब ये क्या होगा, ये एक 6 कार्बन बन चुका है और हमें अगले जो हम पायरुविक एसिड उठाएंगे वो 3 कार्बन होता है। तो मतलब कि अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे, दोनों टूटेंगे और ये टूटेंगे डीएपी के अंदर, डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा कि हम इन दोनों, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन्स का रिमूवल हो जाएगा। तो अब तक के लिए अगर यहाँ पे हम देखें कि दिस फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइज टू फॉर्म फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के सारे स्टेप सेम होते हैं। एक बार वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाए, उसके बाद क्या होगा कि ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाएगा। अब यहाँ पे तो क्या हुआ था, इस स्टेप के अंदर तो हेक्सोकाइनेज यूज़ हुआ था, सिंपल सी बात है। इस स्टेप के अंदर क्या हुआ था, इन्वर्टेज एंजाइम यूज़ हुआ था। द वेरियस टाइप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर डिपिक्टेड हेयर। इन ग्लाइकोलाइसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस, 10 रिएक्शन की चेन होती है अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। वाइल स्टडिंग द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्लीज नोट डाउन द स्टेप एट विच यूटिलाइजेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी हो रहे हैं। तो हम इस पूरी प्रोसेस के अंदर हमें हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमें ये देखना है कि किस स्टेप के अंदर तो एटीपी यूज़ हो रही है और किस स्टेप के अंदर एटीपी हमें एज ए प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है। तो पहला स्टेप हमने देखा ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो एक एटीपी कंज्यूम होगी। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना तो यानी कि फर्स्ट फॉस्फेट अराइज हुआ किसकी वजह से, एक एटीपी आने की वजह से। अगला फॉस्फेट अराइज हुआ दूसरा एटीपी आने की वजह से। तो ये सिंपल सी बात है। फिर हमें यहाँ पे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, डीएपी एंड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसमें से एक फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कंटिन्यू रहेगा और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे
कि ये जो है ये 10 रिएक्शंस 10 स्टेप की ये चेन ऑफ 10 रिएक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज वाइल स्टडिंग दैट स्टेप ऑफ ग्लूकोलाइज। ये हमें चीज़ें नोट करनी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था, इसमें कुछ अलग नहीं है। एटीपी इट इज़ यूटिलाइज एज 2 स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये होगा। एटीपी का यूटिलाइजेशन हो गया 2 स्टेप्स के अंदर। अगला है कन्वर्जन ऑफ ग्लूको, ये किस स्टेप्स में हो रहा है, ये उस चीज़ को बता रहा है। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं कि हमारे पास 2 ट्रायोस बन चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा कि द फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट जो है वो स्प्लिट हो गया है डीएपी के अंदर एंड पीजीएएल के अंदर, वो स्प्लिट हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH प्लस H प्लस इज फॉर्म्ड फ्रॉम NAD+। तो ये इस वाले स्टेप की बात कर रहा है कि यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पे ये लाइन आ रही है कि 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स आर रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स की वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हुए हैं और इसी ने इस स्टेप में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगले स्टेप की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 ट्रायोसफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 ट्रायोसफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे लाइन को पढ़ेंगे विद द कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज ऑल्सो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे जब ये 2 ट्रायोसफॉस्फेट बनेगा, इसको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोला जाएगा, तो यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा। ATP फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। 2-फॉस्फोग्लिसरेट जब यहाँ पे बना तो ये सिंपल स्टेप है, यहाँ पे कोई ATP का फॉर्मेशन नहीं हुआ। हमने देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमने 2 स्टेप देखे कि जहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ, सो ATP कंजप्शन हुआ। अब हम 2 स्टेप देखेंगे जहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा। पहला स्टेप तो ये हो गया कि यहाँ पे जब 2 ट्रायोसफॉस्फेट से 2 ट्रायोसफॉस्फेट ये बना। अब यहाँ के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है इससे 2PEP भी बनेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं PEP, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। क्या बोलते हैं? PEP बोलते हैं। जब इससे पाइरूविक एसिड बनेगा जो कि 10th स्टेप है, लास्ट स्टेप है, तब यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि पहला ATP तो यहाँ बन गया, दूसरा ATP यहाँ बन गया। अब पता है कन्फ्यूजन वाली बात क्या हो जाएगी, सोचने वाली बात ये आ जाती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि हम ATP कैसे काउंट कर रहे हैं। क्योंकि जब इसमें आप जब इसी प्रोसेस की लास्ट लाइन NCERT के अंदर देखोगे ना, तो लास्ट स्टेप जो NCERT लिखती है कि यहाँ पे हमारे पास जो नेट टिल्ड आता है वो 2 ATP का आता है। कितने का आता है? 2 ATP का आता है। अब वो ATP कैसे काउंट हो रही है वो आपको मैं बताता हूँ। एक ATP यहाँ पे कंज्यूम होगी, एक ATP यहाँ पे कंज्यूम हो गई। अब हमारे पास 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायोसफॉस्फेट हुए। तो ये दिखा एक रहा है बट ये कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल है। सिमिलरली यहाँ पे ये दिखा एक रहा है बट ये जैसे इसने लिखा हुआ है ना 2 × 2, उसी तरीके से यहाँ पे भी 2 ATP का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि कंज्यूम कितने किए इसने? 2 कंज्यूम किए। और प्रोड्यूस कितने किए? 4 प्रोड्यूस किए। तो हमारे पास जो नेट गेन आया, हमारे पास जो नेट गेन आया है ATP का, वो कितने का आया है? 2 ATP का। तो नेट गेन कितने का आ गया? 2 ATP का आ गया।